नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को एक नई लाइन थमा दी है और राजनीतिक हलके में इसके चर्चे हैं। उन्होंने अपना और पार्टी का फोकस सामाजिक न्याय, जातिवाद विरोधी और जाति जनगणना पर लगाने का संकेत दिया है और इसी के अनुसार पार्टी संगठन में भी फेरबदल करके पूरा दारोमदार ओबीसी और एससी पर सौंप दिया है। वे बीजेपी पर जातिवादी होने के आरोप भी लगा रहे हैं। ये बात राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और सपा वहां विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल है। यूपी में होने वाली कोई भी बदलाव देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होता है। अखिलेश यादव की राजनीति में बदलाव जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बदलाव आधे मन से किया जा रहा है और इसके पीछे विचारधारा की ताकत नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की। पार्टी अध्यक्ष पद पर अखिलेश यादव बने हुए हैं। उपाध्यक्ष पहले की तरह बंगाल के पुराने नेता किरणमय नंदा हैं और प्रधान महासचिव का पद हमेशा की तरह रामगोपाल यादव के पास है। लेकिन इसके बाद का जो नेतृत्व है, यानी कि 15 महासचिव के जो नाम सामने आए हैं, उसमें हिंदू सवर्ण जाति का कोई भी नहीं है। लिस्ट में ओबीसी, एससी नेताओं की भरमार है और साथ ही महासचिवों की लिस्ट में पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम होना महत्वपूर्ण है। वे लगातार सामाजिक न्याय और जाति भेद के सवाल पर मुखर रहे हैं और हाल में उन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंश को जातिवादी करार देते हुए इस ग्रंथ पर पाबंदी लगाने की भी मांग की है। इसके लिए उन पर मुकदमा भी हुआ। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने ये भी कहा था कि इस बयान से सपा सहमत नहीं है। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने महासचिव बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले जो बोल रहे थे वे अब भी बोल रहे हैं। देखा जाए तो सपा नेता, प्रवक्ता और खुद अखिलेश यादव इन दिनों जो भाषा बोल रहे हैं उसके लिए सपा जानी नहीं जाती है। पिछले ही महीने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह उन्हें शूद्र समझती है और इस कारण उन्हें अपमानित करती है। अखिलेश यादव ने इस बीच जाति जनगणना की मांग तेज कर दी है और वे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वे जाति के आंकड़े सामने लाने से बच रही है। सपा अब बहुजन महापुरुषों के जन्मदिन पर बधाई देती है और आयोजन भी करती है। ये सपा के लिए नई बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुकाबले जातीय गोलबंदी कई बार सफल साबित हुई है। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उत्तर भारत, खासकर यूपी का सामाजिक और जातीय समीकरण काफी बदल गया क्योंकि बीजेपी ने इस दौरान ओबीसी मतदाताओं के बीच अच्छी पैंठ बना ली। इसके लिए बीजेपी ने कई रणनीतियां अपनाई। पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनने के साथ ही उन्हें ओबीसी नेता के रूप में भी पेश किया। सांप्रदायिकता का ताप ऊंचा रखा गया ताकि जातियों के आपसी अंतर विरोध पीछे चले जाएं और हिंदू गोलबंदी हो। इसके साथ ही बीजेपी ने ढेर सारे ओबीसी नेताओं को पार्टी संगठन और टिकट वितरण में जगह दी, खासकर उन जातियों को जिन्हें सपा और बीएसपी में पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही थी। शायद यही वजह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद से समाजवादी पार्टी ने कोई चुनाव नहीं जीता। 2017 में तो 403 विधानसभा के सदस्य जो हैं यूपी विधानसभा में सपा की सीटें घटकर 47 रह गई थी और 2022 में सपा की सीटें बढ़ी और आंकड़ा 111 तक जा पहुंचा। लेकिन बहुमत से ये आंकड़ा आपको बता दे बहुत ज्यादा दूर है। ऐसे में समाजवाद की पार्टी में, जी हाँ, समाजवाद की पार्टी की नई रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से रणनीति बदल रहे हैं अखिलेश यादव, या जिस तरह से जातिवाद पर भी कहीं ना कहीं अपनी गोलबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर तमाम एससी एसटी वर्ग को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि अब अखिलेश यादव ने अपनी राजनीतिक जो सूझबूझ है उसका तो एक उदाहरण सामने रखा ही है, साथ ही साथ अपने रणनीति भी
बदल ली है। और ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना और ये जानना कि आखिर ये क्या संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। आपका भी बहुत स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल ये है सर, अभी जो हाल ही में लिस्ट जारी की गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जातिवाद पर बहुत ज्यादा फोकस समाजवादी पार्टी ने किया है, बजाय ये कहने के आप लोग ये कहते हैं कि देखिए हम तो जाति से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट जारी की गई है ये क्या बताती है, क्या दर्शाती है? नेहा जी, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का काम करते हैं। इससे पहले हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची भी आई थी, आपने उसमें देखा होगा, सभी धर्म सभी जाति वर्ग के लोगों को उन्होंने लेने का काम करा। अब ये दूसरी सूची जो राष्ट्रीय टीम की हमारी आई है उसमें आप देखेंगे सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने लिया है। हाँ, और इसके अलावा भी हमारी प्रदेश की टीम भी आने वाली है, तो उसमें भी कई लोगों को मौका मिलने वाला है। निश्चित तौर पर अभी ये प्रोसीजर है, उसमें सभी धर्म, आप अगर राष्ट्रीय सूची में ऐसा कोई जाति हो जो मुझे बता दीजिए, अगर आपने पूरा अध्ययन कर लिया हो कि उसमें एक भी व्यक्ति अन्य जाति का नहीं है जो आप कह रही है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी होती है, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां, और सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक है शबनम जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए ये तो जाति आधारित राजनीति करते हैं, पहले यादवों की राजनीति करते थे, अब SC ST वर्ग को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं? नेहा जी, निश्चित तौर पे जिस राजनीतिक पार्टी के पास आज मुद्दे नहीं है और जिस तरीके से विकास के रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, और चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश भर में जिस तरीके के विकास दिखाया हर मोर्चे पे, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, सामाजिक मोर्चा हो, शैक्षिक मोर्चा हो, जिस भी मोर्चे पे देखा जाए भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक उदाहरण पेश किया। और इससे बौखलाए हुए केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं और केवल सपा ही नहीं, सभी विरोधी पार्टियां कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिर पड़ी है। तो वो तरह तरह की राजनीति कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को अब समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरीके की राजनीति करें। इसलिए कभी रामचरितमानस पे प्रहार करते हैं, कभी किसी जाति विशेष पे प्रहार करते हैं, और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जो रोज यदुवंशी कहते थे अपने को, आज वो शूद्र कहने को तैयार है। तो किस तरह की ये राजनीति है ये सभी जानते हैं, चाहे यादव जाति के लोग भी हैं, वो जानते हैं कि यादवों की राजनीति करते थे, पर उसमें भी सेलेक्टिव यादवों को वो प्रेफरेंस देते थे और सभी और बाकी सारे यादव जो हैं वो हाशिए पे थे। आज वो OBC और SC और ब्राह्मण और तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि जब सरकार उन्हें खाद्यान्न मुफ्त में देती है या जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत विभिन्न वर्ग के लाभार्थी जब होते हैं प्रदेश में, तो ये कहते हैं कि उनको रेवड़ियां बांटा जा रहा है। ये नहीं चाहते कि उस जन कल्याणकारी सरकार लाभार्थियों तक उनको लाभ पहुंचाया जाए। ये जब देख रहे हैं विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तमाम सुविधाएं लोगों को मिल रही है, तो ये नहीं चाहते उन चीजों को, तो ये धर्म और जाति के नाम पर बांटकर सोचते हैं कि हम चुनाव लड़ लेंगे। पर अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस का चेहरा क्या है, सपा का चेहरा क्या है, भाजपा का चेहरा क्या है, और उसी के तहत आज ये तरह तरह के समीकरण और रणनीति कर रहे हैं। आपने देखा कि लगातार प्रयोगशाला इन्होंने बनाकर रखा था, कभी किसी पार्टी से गठबंधन, कभी किसी पार्टी से। अब ये पार्टी के गठबंधन के बाद अब इनकी जाति और जातियों को तोड़ के उपजातियों में करने की राजनीति कर रहे हैं, और उसमें ये इस पर भी नहीं चूके कि रामचरितमानस जिसके प्रति हमारे भारत के करीब करीब 80 से 90% लोगों की आस्था है, उस पर भी ये प्रहार करने से नहीं चूके। ठीक है, और हैरानी की बात तो ये जोशी जी, आप लोगों ने उनको भी जगह दे दी, आप लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इस लिस्ट में जगह दे दी, उस वहां पे जगह दे दी, जबकि उन्होंने अभी हाल ही में रामचरितमानस के कुछ श्लोकों पर सवाल उठाए थे। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, सपा क्या उससे सहमत है?
या उनको प्रमोशन दे रही है? क्या वजह इसके पीछे माने और क्या इसका मतलब समझे? देखिए नेहा जी, पहले तो मैं बता दूं कि आजाद भारत में जातिवाद का दंश अगर किसी ने झेला है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने झेला है। जब वो मुख्यमंत्री थे उनके निवास को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से धुलवाने का काम करा और उसके अलावा आप देखिए गंगा जल गौमूत्र से धुलवाने का काम करा। इसके बाद उनको जब वो संतों का आशीर्वाद लेने यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल नहीं होने दिया। तो निश्चित तौर पे जो जातिवादी व्यवस्था है उसकी पक्षधर केवल माननीय ये जो अपने भारतीय जनता के लोग हैं ये बैठे हुए सामने हमारे। मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो पार्टी का स्टैंड है हम लोग उस पंक्ति का विरोध करते हैं जो महिला विरोधी है और जो दलित पिछड़ा और एसटी विरोधी है। हम इन पंक्तियों को हटाने की मांग करते हैं, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बैन करने की भी बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग उन पंक्तियों को हटाने की बात करें जो पार्टी का स्टैंड है। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ तो मेरा काम है आपको बताने का। हम लोग केवल वो जो महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और ये पिछड़ा विरोधी है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट ने कहा है। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि आप स्वर्ण विरोधी है, सवर्ण विरोधी आप लोग हैं, क्योंकि जो 15 महासचिवों के जो नाम सामने आए हैं उसमें कोई भी सवर्ण जाति का शख्स नहीं है। मैंने आपसे कहा ना नेहा जी, उसका जवाब दिया। आप लिस्ट का अवलोकन कर लीजिए। क्या राष्ट्रीय सचिव है नहीं कि अन्य जातियों राष्ट्रीय सचिव की बात नहीं करी मैं, महासचिवों की 15 जो सूची जारी की गई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अभी तो प्रवक्ताओं की सूची आई, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की, उसको देख लीजिए कितने। मैं महासचिवों की बात कर रही हूँ सर। 15 महासचिवों की जो सूची जारी की गई है उसमें से कितनों में आपने सवर्ण जाति को आपने आगे बढ़ाया है, बता दीजिए। और देखिए मैं कहना चाहता हूँ ये हमारी पार्टी की रणनीति है, हमारी पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। राष्ट्रीय सचिव भी सर बनाया गया है तो 34 नेता ओबीसी वर्ग के हैं उसमें राष्ट्रीय सचिव में और 5 ब्राह्मण नेताओं को कार्यकारिणी में जगह दी गई है। ये रेशो क्या बताता है कि आप सवर्ण विरोधी है? अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो क्या बताता है ये जो रेशो है ये क्या बताता है? अभी हमारा संगठन बन रहा है, प्रदेश का संगठन बन रहा है, राष्ट्र का आया, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की सूची आए, सभी जाति सभी धर्म सभी वर्गों को माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान देने का और उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 34 वर्सेस 5 ये क्या बताता है शबनम जी? देखिए जिस तरीके से ये कह रहे हैं गंगा जल को लेकर ये जो कह रहे टिप्पणी कर रहे हैं, हमें लगता है हम सभी जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं जब भी कोई नया काम करते हैं, जब भी कोई नई जगह पे हम अपने को स्थान लेते हैं तो हम गंगा जल का छिड़काव जरूर करते हैं। ये हमारी सनातनी तरीका है जिससे कि हम नए स्थान पर अब इसको ये चाहे राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए उपयोग करें, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ उसके पास मुद्दे नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से रामचरितमानस के श्लोक का इन्होंने दूसरी तरह राजनीति करने में इस्तेमाल किया, मैं ये कहना चाहती हूँ ये महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील है ये बात पता चलता है कि रेप होने पर कहते हैं इनके पार्टी के नेता कि लड़कों से गलती हो जाती है। जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को इन्होंने लोकसभा में किस तरीके से फाड़ा वो भी जानने को मिलता है कि महिलाओं का ये। और दूसरी बात कि ये क्या जाने कि किस तरह क्या उसमें लिखा गया है। ताड़न शब्द का 2 अर्थ होता है, एक प्रताड़ना से जुड़ा हुआ होता है और एक ताड़न मतलब हम उभार के लाते हैं किसी को मदद करने के लिए, किसी को मदद करके ऊपर उभारने के लिए भी ताड़न शब्द इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि जैसे एक हमारे इधर यमक अलंकार का इस्तेमाल होता है बहुत से श्लोकों में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के बौद्धिक ज्ञान पर सवाल खड़े किए थे। राजनीतिक हलकों में इसकी भी चर्चा बहुत जोरों से है कि अखिलेश यादव ने अपना और पार्टी का जो फोकस है वो जातिवाद विरोधी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर फोकस किया है और सामाजिक न्याय दिलाने की बात करते हैं। जाति जनगणना की भी बात अखिलेश यादव करते हैं, लेकिन जातिवाद विरोधी का अगर मैं जिक्र करूं तो इसके अंदर क्या सिर्फ सवर्ण समाज ही है क्या जिसका विरोध किया जा रहा है?
समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लिस्ट आप लोगों ने जारी की थी उसमें संशोधन क्यों करना पड़ा? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। हमारे यहाँ नहीं, रणनीति का हिस्सा ये भी है कि पहले जारी करेंगे, फिर इस पे विरोध होगा, फिर उसमें संशोधन करेंगे, ये भी एक रणनीति का हिस्सा था क्या? मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ नेहा जी। पार्टी कोई भी लिस्ट आती है या कोई भी कार्य होता है, अगर उसमें कहीं पर लगता है कि इसमें अच्छा सुधार होने से पार्टी को लाभ होगा तो इसमें काम करती है, पार्टी की रणनीति होती है। और एक विषय में अभी कहना चाहता हूँ, समाना जी ने जो विषय कहा है, उन्होंने कहा कि हम किसी घर में जाते हैं तो गंगा जल से छिड़काव होता है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, छिड़काव होता है, मैं भी करती हूँ, समाना जी भी करती हूँ, नेहा जी भी करती है, लेकिन गंगा जल से धोते नहीं है। जब हम गंगा जल से किसी घर को धोते हैं तो उसका मतलब होता है जाति व्यवस्था में, हम जातिवाद में विश्वास करते हैं, और वही हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हुआ। उस घर को गंगा जल से धोया गया जहाँ माननीय अखिलेश यादव जी रहते थे, और उनको यज्ञ में शामिल नहीं होने देते भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको साधु संतों का आशीर्वाद नहीं लेने देते। ये कौन सी दिशा और दशा से सरकार को चलाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक अहम सवाल बन जाता है, तो फिर क्या अगर अखिलेश यादव जी कहते हैं मैं शूद्र हूँ तो उन्हीं को जगह सबसे ज्यादा दी जाएगी क्या, और इसके मतलब क्या है? ये क्या बताने और क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं शबनम जी? देखिए, अखिलेश यादव जी, मैं बार बार कह रही हूँ, उनकी पार्टी अपनी पार्टी के लाभ के लिए राजनीति करती है, ना कि जनता के लाभ के लिए, जिसको कि जोशी जी ने खुद अपने शब्दों से कहा कि जिसमें पार्टी का लाभ होगा। और हमारी पार्टी जो काम करती है वो जनता के लाभ के लिए करती है, जनता के लिए राजनीति करती है। और शायद आज ये अपने को शूद्र बताए या वो यदुवंशी बताए या वो केवल यादव बोल के कहे या कुछ और बोल के कहे, रामचरितमानस माखौल उड़ाए या सनातन धार्मिक क्रियाओं को, जो क्रियाकलाप होते हैं उनको, उनका ये माखौल उड़ाए कि हम गंगा जल से धोते नहीं, हम ये नहीं करते। इनकी अपनी मर्जी, ये किस तरीके से धर्म का चीरफाड़ करते हैं। पर इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी सभी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करती है और सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करती है। लेकिन अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है? नेहा जी, देखिए, हमें कहीं से कोई परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि आज जनता इतनी समझ गई है कि हाँ, एक पार्टी ऐसी है जो कि जनता के आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाली पार्टी है। वो केवल जाति धर्म की राजनीति में लिपट कर नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं लोगों के आशा और आकांक्षाओं को अपने जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास उन्मुक्त अपने कार्यकलापों से जनता को लाभान्वित कर रही है। और जनता चाहती है कि जनता भी लाभान्वित हो, जनता तो लाभान्वित हो, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सभी वर्गों को साधने की कोशिश करती है, SC ST करके, और साथ ही साथ OBC का एक बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर रखकर कहीं ना कहीं तमाम वर्गों में अपने पक्षों में करने की कोशिश करती है। किसी से छुपा नहीं है। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से रखिए, मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए, मेरा आधा विषय तो मेरा नेहा जी आप ही ने रख लिया। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी 80-20 की बात कहते रहे, और वो संवैधानिक पद पर होकर जो शपथ लेते हैं कि पूरे संपूर्ण भारत की जो सौगंध लेके जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा 80-20, और मैं कहना चाहता हूँ 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में, ये एक अल्पसंख्यक समाज को टिकट देने का काम नहीं करते। चलिए, 80-20 को तो आपने उठाया भी, खूब भुनाया भी, आपने उठाया भी था, उसको भुनाया भी था। शबनम जी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी जीत तो हुई ना उन्हीं की। सुन लेते शबनम जी सुन लेते। जैसी इनकी भावना वैसे ये अर्थ निकालते हैं। रामचरितमानस से लेके 80-20 देखिए, 80 उनको कहा था जो हमारे नहीं रखते हैं, उस पर बोला गया था। और कहीं ना कहीं जनता ने हमें पूर्ण समर्थन देके 37 साल बाद जिस उत्तर प्रदेश में दोबारा से हमारी सरकार बनाई, वो जनता
ने इस बात पर मोहर लगाई है कि वो ऐसे ही सरकार को चाहती है जो जाति धर्म में ना बांटे, जो टिकट बांटने पे लेकर ना कहे। ये टिकट तो देते हैं अल्पसंख्यक को, लेकिन जब पार्लियामेंट में आता है शाहबानो की बात कि उनकी बात को पार्लियामेंट जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने मेंटेनेंस पे जब मोहर लगाई थी तो इन्होंने पार्लियामेंट में उसको बदल दिया था। तो उस समय इनके कितने बैठे हुए थे सांसद, कांग्रेस के कितने अल्पसंख्यक सांसद थे, वो कर क्या रहे थे? बस टिकट लेके अपनी गद्दी संभाल रहे थे। पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक के मुद्दे पे कानून देकर कहीं न कहीं अल्पसंख्यक महिलाओं को वो अधिकार दिया है जो हिंदू समाज की, सनातन समाज की महिलाओं को तलाक के मुद्दे पे अधिकार है। वो अब अपनी जो है विधिक लड़ाई लड़ सकती हैं, पहले वो लड़ नहीं सकती थी। तो टिकट देना जरूरी नहीं है, उन्हें वो अधिकार देने की जरूरत है जो अन्य वर्ग की महिलाओं के पास है। बिल्कुल, वो अधिकार मिलने भी चाहिए, महिलाओं को भी मिलने चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी मिलने चाहिए, सवर्णों को भी मिलने चाहिए। जो जिसके अधिकार है उसको मिलने चाहिए, बजाय राजनीति करने के या फिर जातिवाद पर गोलबंदी करने के। उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए मदद करें, कोशिशें करें, ये ज्यादा समाज के लिए बेहतर होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।